नमस्कार। फ्यूचर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर सभी प्यारे प्यारे साथियों को अपने छोटे से यूट्यूब चैनल डॉक्टर डिजिटल गुरु के शानदार परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कल कमिटमेंट किया था काफ़ी बच्चों से कि कल या आज में आपकी क्लासें आने वाली है, तो आज फर्स्ट ईयर के जो एसडीपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए या फिर एलएसआई के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आज आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। और ये सब्जेक्ट होगा एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। जो जेनेटिक्स सब्जेक्ट के प्रीवियस 10 से 15 साल के जो सोल्ड पेपर हैं उनकी बारे में अपन चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक पल के लिए आप सोचिए कि एक किसान के पास एक गाय है जो 8 लीटर दूध देती है, जबकि उसी किसान के पास दूसरी गाय 18 लीटर दूध देती है। तो इस प्रकार के अंतर के लिए कौन जिम्मेदार है या क्या जिम्मेदारी है उसकी, ये मान लीजिएगा। क्या क्या कारण है उसका? तो इसका कारण क्या, इसका कारण जो किसान है उसका सही पालन पोषण है या फिर उस पशु की जेनेटिक्स का कमाल है। इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आगे जो जो टॉपिक्स है आपके, जो ये मान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे। और मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि अगर आप आज की क्लास अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो एक एक बच्चा, हाँ आप ही के लिए बोल रहा हूँ, एक एक बच्चा जो ये क्लास देख रहा है और पूरी क्लास लास्ट तक देखेगा, लगभग 60-70 मिनट की जो भी क्लास होगी, उसको देखने के बाद अगर आप इसको अच्छे से याद करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको जेनेटिक्स में फेल नहीं कर सकती। क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन पिछले ट्रेंड चलता रहा है, रिपीट हो रहे हैं और यही चीज़ें आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके आने वाले कॉन्सेप्ट और आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ करने वाली है। और इसलिए मेरा मानना है कि आज की क्लास आपको बिल्कुल ईयरबड्स लगा के या फिर आपका हेडफोन लगा के तुरंत आपको देखनी चाहिए। और क्लास देखो उससे पहले आपको अपने जितने भी साथी हैं, जो भी आपके क्लास के साथी हैं या आपके जानकार हैं, जो भी एसडीपी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उन तक पहुंचाने का जिम्मा आप लोगों के कंधों पर है। अगर उन तक नहीं पहुंचाओगे तो वो कहीं ना कहीं इस क्लास से वंचित हो जाएंगे और हो सकता है वो अच्छे मार्क्स प्राप्त ना कर पाए। साथियों, वेटनरी जेनेटिक्स एंड एनिमल कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मान लीजिएगा, बल्कि एक ऐसी साइंस है जो आने वाले पीढ़ियां हैं उनके पशुओं की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। या यूं मान लीजिएगा कि श्रेष्ठ नस्लें जो होती है वो संयोग से नहीं बनती, वे क्या होता है सही चयन और सही प्रजनन का परिणाम होती है। क्योंकि अगर सही तरीके से उनका चयन किया जाए और सही तरीके से उनका प्रजनन किया जाए तो जो नस्ल प्राप्त होती है वो श्रेष्ठ नस्ल प्राप्त होती है। और श्रेष्ठ नस्ल अपने को कहीं ना कहीं बहुत अधिक उत्पादकता प्राप्त कराती है। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को पुनः आप सबके प्यारे से चैनल डॉक्टर डिजिटल गुरु की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब आगे अपन इस क्लास की रूपरेखा तैयार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्लास का जो टाइटल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। कहने का तात्पर्य पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन से संबंधित जो टॉपिक है अपना या मान लीजिएगा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद कुछ टिप्पणियां देखेंगे जिसको शॉर्ट नोट की कैटेगरी में रखा जाता है, और कुछ अपन लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बड़े क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। ये बारी बारी से इसको तैयार करेंगे। साथ ही जो अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हो तो साथियों इसमें आपको फिलअप्स जो आने वाले हैं वो भी लगभग ये मान लीजिएगा 10 फिलअप्स में से 5-7 फिलअप्स भी इन्हीं के अंदर शामिल हो जाएंगे आपके। तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है जितने भी टॉपिक्स हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के फर्स्ट जो डिफाइन है या परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं।
क्योंकि ज़्यादा समय गंवाना नहीं है। और इस क्लास को आप जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार देखोगे, आपको ये टॉपिक्स अपने दृष्टि पटल पर अच्छे से अंकित हो जाएंगे। और जब एग्जाम में जब आप बैठोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम में कम से कम 70 से 75% अंकों में वृद्धि करने वाली है, अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो। मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो सफिशियंट आपका काम हो जाता है कि पासिंग मार्क्स से अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, जिसका जो सब्जेक्ट वीक है, वो मुझे मेरे जो फर्स्ट वाले नंबर है इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप। इस नंबर पे कॉल आपको नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पे कॉल भी कर सकते हो। तो इस पे जब व्हाट्सएप करोगे तो उसको आप डिटेल बता देना कि सर मेरा ये पेपर खराब हुआ है, तो जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा हमसे, जितना भी जो भी रिक्वेस्ट हो पाएगी, या जो मान लीजिएगा अगले पेपर तो आपके खराब ना हो, उसकी रूपरेखा मैं आपको बना के दे दूंगा कि ये तो हो गया, लेकिन आगे आपको पास कैसे तरीके से होना है, तो आप मैसेज करके बता सकते हो। कोई इशू नहीं, फोन किसी को करना नहीं है, बाकी मैसेज करके आप इसके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बता सकते हो। आगे चलते हैं। इसमें अपन पहला जो डिफाइन आपकी परिभाषा है, लिंक सीमित जीन सेक्स लिमिटेड, ठीक है। लिंक सीमित जीन सेक्स लिमिटेड जीन जो आती है, उसकी परिभाषा के रूप में अगर अपन देखें, वो जीन जो कायिक गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है। किस पे पाई जाती है? जनन गुणसूत्रों पे नहीं, कायिक गुणसूत्रों पे पाई जाती है। ऐसी जीन जो कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है तथा जो केवल एक ही लिंग तक सीमित होती है। यह मान लीजिएगा सिर्फ एक ही लिंग तक सीमित होती है, चाहे वो नर हो या मादा हो, सिर्फ एक ही उस पे लिंग तक सीमित होती है। वो क्या कहलाती है? लिंग सीमित जीन कहलाती है। जैसे दुग्ध उत्पादन और वीर्य उत्पादन। जैसा कि आपको पता है, दुग्ध उत्पादन की बात करें तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो जीन है वो मादा से रिलेटेड करती है, जबकि वीर्य उत्पादन है वो नर से रिलेट करता है। क्योंकि नर क्या करता है? वीर्य का उत्पादन करता है, जबकि मादा जो है दूध का उत्पादन करती है। तो एक तरह से ये मान लीजिएगा, इसमें क्या बताया है, वो जीन जो कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है तथा जो केवल एक ही लिंग तक सीमित रहती है, उसे क्या कहते हैं? लिंग सीमित जीन कहा जाता है। तो ये याद रखेगा आप। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन और वीर्य उत्पादन इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको इस तरीके से बताना है इसको। दूसरी परिभाषा इसमें आती है, देखिए साथियों, मैंने इसमें एक्चुअली क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश बाईलिंग्वल दिया है। बाईलिंग्वल इसलिए किया है ताकि कई लोगों को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ आ जाता है, तो आप जीन मीनिंग में पढ़ के जाते हो तो आपको वहाँ क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाओ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। इसलिए मैंने दोनों बोथ लैंग्वेज दिया है ज़्यादातरों में, ताकि दिक्कत नहीं हो। जैसे म्यूटेशन है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं, और हेरिडिटी है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। जीन के बारे में भी लिखा है। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मैंने इंग्लिश वर्ड साथ में दिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो और समझने में आसानी रहे। दूसरी जो डिफाइन है, क्रॉसिंग ओवर, बताइएगा क्या है? क्रॉसिंग ओवर की अगर डिफाइन अपन करें तो नॉन जो समजात गुणसूत्र है कि नॉन क्रोमेटिड के मध्य, ठीक है, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य में भुजाओं का आदान प्रदान जब होता है तो वो क्या कहलाती है? जीन विनिमय कहलाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की पैकाइटिन उप अवस्था में होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था जो होती है पैकाइटिन, उसके अंदर ये अवस्था उप अवस्था पाई जाती है, पैकाइटिन उप अवस्था पाई जाती है। उसमें ये होती है कौन सा? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की अगर परिभाषा देखिए अपन तो समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इसी के बारे में बताया गया है। ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की पैकाइटिन उप अवस्था में होता है। उसके बाद अगला आता है जीन। अगली परिभाषा आती है जीन को अगर अपन डिफाइन करें तो आनुवंशिकता की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? जीन होती है। कहने का तात्पर्य,
आनुवंशिकता जो होती है उसकी संरचनात्मक और जो क्रियात्मक जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है। अगर आपसे जीन के बारे में डिफाइन करवाएं या परिभाषा पूछे जीन की परिभाषा क्या होती है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि आनुवंशिकता की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को ही जीन कहा जाता है। सिर्फ एक लाइन ये करना है और इसी में आपके 2 नंबर जो भी शॉर्ट नोट के इसमें 2.5 नंबर आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद चौथी है इसमें उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन की अपन बात करें इसमें, तो म्यूटेशन की परिभाषा क्या होगी? म्यूटेशन की परिभाषा, किसी भी जीव की आनुवंशिकी में अचानक हुए बदलाव को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। किसी भी जीव की आनुवंशिकी में अचानक हुए बदलाव को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी में अचानक हुए बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी प्रकार के जीव है तो उनकी आनुवंशिकी में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आ गया, उसमें किसी प्रकार का चेंज आ गया, उसी को क्या कहेंगे? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगली परिभाषा के बारे में आगे चलते हैं अपन। आनुवंशिकता, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। आनुवंशिकता क्या होती है? हेरिडिटी कहा जाता है उसको इंग्लिश में। और हेरिडिटी का मतलब अगर बात करें अपन, तो हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों का संचरण। कहने का तात्पर्य, माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों का संचरण उसके पुत्र या पुत्री में होना या उसके ऑफस्प्रिंग में होना या उसके बच्चों में होना क्या कहलाता है? एक प्रकार से आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। तो ये डिफाइन करना है कि माता पिता से आनुवंशिकी लक्षणों का संचरण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइएगा? आनुवंशिकता कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आनुवंशिक लक्षणों का जो संचरण है वो क्या कहलाता है? माता पिता से हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। डिफाइन है अगली, संकर ओज। संकर ओज का क्या मतलब हुआ? डिफाइन अगली जो परिभाषा है वो है संकर ओज, जिसको हाइब्रिड विग्योर कहा जाता है। हाइब्रिड विग्योर भी कहा जाता है। संतति का अपने माता पिता से प्रभावशाली व दक्ष होना अर्थात बेहतर होना क्या कहलाता है? संकर ओज या हाइब्रिड विग्योर कहलाता है। कुल मिला के जो माता पिता से बच्चा प्राप्त हो रहा है, जो भी बच्चा माता पिता से प्राप्त हो रहा है, वो बच्चा उनके माता पिता से लक्षणों के आधार पे, आनुवंशिक के आधार से या फिर उसके क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई के आधार पे अगर देखें तो अपने माता पिता से बेहतर होना या उससे अच्छा प्राप्त होना क्या कहलाता है? संकर ओज या हाइब्रिड विग्योर कहलाता है। कहने का तात्पर्य, संतति का अपने माता पिता से प्रभावशाली या दक्ष होना अर्थात बेहतर होना क्या कहलाता है? हाइब्रिड विग्योर कहलाता है, जिसको संकर ओज भी कह सकते हो आप। हिंदी में संकर ओज, इंग्लिश में बोलेंगे हाइब्रिड विग्योर, ठीक है, हाइब्रिड विग्योर, ठीक है। अब अगला 7वीं डिफाइन देखते हैं, टेंडम चेन। टेंडम सिलेक्शन, ठीक है। टेंडम सिलेक्शन की अगर बात करें, ये सिलेक्शन का एक प्रकार का मेथड है। सिलेक्शन इस प्रकार का, टेंडम चयन को क्या कहते हैं? तो एक बार में केवल एक ही लक्षण को लेकर पशु का चयन करना क्या कहलाता है? टेंडम चयन कहलाता है। एक बार में पशु का सिर्फ केवल एक लक्षण को लेकर पशु का चयन करते हैं। जब एक बार में पशु का चयन करते हैं तो सिर्फ उसके एक ही लक्षण को लेकर उसका चयन किया जाता है। जैसे जब किसी भैंस को या किसी गाय का चयन किया जाता है तो उस समय सबसे पहले उसका उत्पादकता देखी जाती है कि उसकी उत्पादकता कितनी है। तो सिर्फ एक बार में एक ही लक्षण को लेकर उसका मतलब कुल मिला के ये मान लीजिएगा चयन किया जाता है एक ही लक्षण को देख के, तो उसको कहते हैं टेंडम चयन या टेंडम सिलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार में केवल एक ही लक्षण को लेकर पशु का चयन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? टेंडम चयन कहलाता है। ये डिफाइन समझ में आ गई सभी को? आगे अगली चलते हैं। ये प्रिय विद्यार्थियों सहलगनता है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया इधर, ये थोड़ा सहलगनता, जिसको लिंकेज कहते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब टीम में जो मेंबर है, मान लीजिएगा जो
टाइपिस्ट है तो कई बार देखो वो भी, उनके पास भी लोड ज़्यादा रहता है, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो कई बार क्या होता है वो भी इन चीज़ों को जब, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट से अलग होते हैं तो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो जैसा उनको दिखाई पड़ता है वैसा वो टाइप कर देते हैं, तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अगर अपन बात करें इसमें कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है, बाकी जो भी करेक्शन होगा मैं साथ साथ करवाते चलूंगा। तो अपन पढ़ रहे थे सहलगनता। सहलगनता या लिंकेज का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? सभी लक्षणों के साथ साथ वंशागति होना, अर्थात माता पिता से सभी लक्षणों का साथ साथ संतति में जाना क्या कहलाता है? सहलगनता कहलाता है। ठीक है, सभी लक्षणों का साथ साथ वंशागति होना, अर्थात माता पिता से क्या होना भाई? सभी लक्षणों का साथ साथ संतति में जाना क्या कहलाता है? सहलगनता कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, सभी लक्षणों की साथ साथ वंशागति होना, ठीक है, अर्थात माता पिता से सभी लक्षणों के साथ साथ संतति में जाना क्या कहलाता है? सहलगनता या लिंकेज कहलाता है। तो ये याद रखिएगा। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से, जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो भी नए जुड़े हैं, राजस्थान में लगभग ये मान लीजिएगा 94 कॉलेज है, पहले 103 थी, 9 कॉलेज बंद होगी, 9 कॉलेजों के बच्चों को अलग अलग कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी का जयपुर, किसी का बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा, या कहीं जो मान लीजिएगा झालावाड़, किसी का जैसलमेर, किसी का जोधपुर, तो उदयपुर, सब जगह इनका ट्रांसफर कर दिया, किसी का गंगानगर कर दिया। तो जितने भी बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो मेरे से पहले पढ़े हैं, तो जो मेरे दिल अजीज बच्चे हैं, वास्तव में जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनका मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ 2 साल तक, तो मैं उन बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जितने भी ये क्लासें आ रही हैं, 3 क्लासें पहले इसमें डली हुई है, इस यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा आँख खोल के देखो। कई लोग कर रहे हैं सर जेनेटिक्स की क्लास, सर उसकी फिजियोलॉजी की क्लास, सर एनाटॉमी की क्लास। इस यूट्यूब चैनल को खोलो, इसको शेयर करो और उसका सब्सक्राइब करना है, साथ में उसके वीडियोज पे जाना। अगर वीडियोज में नहीं मिले तो लाइव जो ऑप्शन आता है उसमें जाना, तो दोनों में लाइव या वीडियो में आपको अवश्य ये क्लासें आपके मिलेगी। पहले से डले हुए हैं आपके एनाटॉमी की डली हुई है, फिजियोलॉजी की क्लास डली हुई है, और एक्सटेंशन सब्जेक्ट है उसकी डली हुई है, आज जेनेटिक्स की होगी। और मुझे नहीं लगता कि आपकी मैनेजमेंट की क्लास डालनी पड़ेगी, क्योंकि सभी बच्चों के लिए शायद ईजी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फेल मैनेजमेंट में ही होते हैं बच्चे। सबसे इजी सब्जेक्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा फेल भी मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन बहुत इजी है। अगर फिर भी आपको लगता है तो बता दीजिएगा, बहुत समय रहेगा अपने पास, 4-5 दिन का समय। मैं बीच में एक बार और एक दिन आप लोगों के लिए फ्री रह के और एक दिन और क्लास अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं, आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। तो जो भी बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे, उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि आपका मोबाइल भी हैंग हो जाए कि हाँ यार, वास्तव में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सब में शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस पे लगा दीजिएगा। आगे चलते हैं अपन इसमें। कायिक गुणसूत्र की बात करते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स जिसको बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र, ठीक है। वे गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कहने का तात्पर्य वो गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जो काया का निर्धारण करते हैं, जो बॉडी का निर्धारण करते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जो आपके शरीर के निर्धारण करते हैं, ये मान लीजिएगा एक प्रकार से कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अगली जो डिफाइन है आपकी चयनात्मक प्रजनन आई, 10वीं जो डिफाइन है आपकी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेलेक्टिव ब्रीडिंग है अगली डिफाइन, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगली डिफाइन है चयनात्मक प्रजनन, जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एक ही झुंड की असंबंधित मादा का उसी नस्ल के, एक ही झुंड की असंबंधित मादा का, एक ही झुंड की असंबंधित मतलब किसी प्रकार का झुंड के अंदर जो मादा है उसका संबंध किसी प्रकार से एक नहीं है, अलग संबंध है, तो असंबंधित मादा का उसी नस्ल के चयनित नर के साथ, उसी नस्ल के चयनित नर के साथ में क्या किया जाता है? प्रजनन करवाना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग या चयनात्मक चयन करके। मतलब झुंड के अंदर जो भी गाय हैं, जो भी किसी प्रकार की भैंस है, झुंड की असंबंधित मादा, जो झुंड से संबंध नहीं रखती, असंबंधित मादा है, उसका क्या करना है? उसी नस्ल के चयनित नर का, एक नर का चयन करना है, वो चयनित नर हो गया, उसके साथ में प्रजनन करवाना है, उसके साथ में ब्रीडिंग करवाना है, वो क्या कहलाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है, चयनात्मक प्रजनन कहलाता है। अगली डिफाइन आएगी परीक्षण संकरण, जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं।
ठीक है, परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये विद्यार्थियों F1 है, ठीक है, याद रखना, डॉट लगाए उन्होंने। F1 पीडी से प्राप्त संकर का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाना। F1 पीडी से प्राप्त संकर का अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहलाता है। F1 पीडी से प्राप्त संकर का अप्रभावी जो जनक है उसके साथ में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है, या यूं मान लीजिएगा परीक्षण संकरण कहलाता है। तो ये डिफाइन आपकी हो गई। इसके बाद अगली F1 पीडी से प्राप्त संकर का अप्रभावी जनक के साथ क्या करवाना भाई? क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस कहलाता है। अब देखिएगा, ये इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, उसमें समझाया गया है कि अप्रभावी जनक और प्रभावी जनक कौन सा है। ठीक है, तो जो ये छोटा टी है, डबल टी है, छोटे वाले, वो अप्रभावी जनक है और ये प्रभावी जनक है। ठीक है, इसमें एक कैपिटल हो गया और एक टी हो गया, प्रभावी जनक हो गया। और ये F1 संकर है भाई, ठीक है, याद रखना। इनका क्रॉस कैसे कराएंगे? ठीक है, अब देखिएगा आपस में क्रॉस कैसे करवा रहे हैं अपन। ठीक है, इसको अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर दिया दोनों को बॉक्सेज में। फिर इस टी का इस टी के साथ में, ठीक है, इस टी का इस टी के साथ में, ठीक है, ये बन गया छोटा टी। फिर इस टी का इस टी के साथ में, फिर ये छोटा टी बन गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में इसका इसके साथ में आ गया, फिर इसके साथ में। तो टोटल प्रभावी अप्रभावी अप्रभावी, तो ये अप्रभावी जनक और प्रभावी जनक कुल मिला के क्रॉस किसका का करवा रहे हैं? F1 संकर जो है उसका क्रॉस अपन अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवा रहे हैं, वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उसका डायग्राम के रूप में अपन समझा है, जो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। आप इसको देख के किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बाद में आपको मैसेज करके भी आप इसमें पूछ सकते हो आप। उसके बाद में अगली डिफाइन है, इसमें कौन सी है भाई अगली डिफाइन? पूर्ववर्ती संकरण, जिसको बैक क्रॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि लिख भी रखा है, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार। पूर्ववर्ती संकरण जिसको बैक क्रॉस कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप अच्छे से। पूर्ववर्ती संकरण या बैक क्रॉस F1 पीडी से प्राप्त संकर का प्रभावी व अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाना। F1 पीडी से प्राप्त संकर का, F1 पीडी से प्राप्त संकर का प्रभावी से भी करवाना है और अप्रभावी जनक से भी करवाना है। क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है या प्रजनन करवाना है। वो क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं, टॉप क्रॉस। ठीक है, टॉप क्रॉसिंग बोलते हैं। टॉप क्रॉस की अगर अपन बात करें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध नस्ल की मादा, ठीक है, मैंने लिख दिया अलग से इसको। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध नस्ल की मादा से केवल एक पीढ़ी तक क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? टॉप क्रॉस कहलाता है। शुद्ध नस्ल के नर का अशुद्ध नस्ल की मादा से केवल एक पीढ़ी तक क्या करवाना? क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? बताओ। यस, टॉप क्रॉसिंग कहलाता है। तो ये टोटल ये डिफाइन हो गई आपकी। तो शुद्ध नस्ल का तो क्या ले लिया? नर ले लिया, और अशुद्ध नस्ल की क्या ले ली? मादा ले ली। इनका आपस में एक पीढ़ी तक क्रॉस करवाना है, वो क्या कहलाता है? टॉप क्रॉसिंग कहलाती है। और अगली जो डिफाइन इसमें आता है यादृच्छिक गमन या रैंडम मैटिंग कहलाती है। अगली डिफाइन है यादृच्छिक गमन समागम, जिसको बोलते हैं यादृच्छिक समागम या रैंडम मैटिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? झुंड के मध्य किन्हीं भी दो जानवरों के मध्य समागम की क्रिया होना क्या कहलाती है? रैंडम मैटिंग कहते हैं। तो झुंड के किन्हीं दो जानवरों के मध्य समागम की क्रिया होना क्या कहलाती है?
यादृच्छिक समागम या फिर रैंडम मैटिंग कहलाती है। झुंड के किन्हीं दो जानवरों के मध्य समागम होना क्या कहलाता है? रैंडम मैटिंग कहलाती है। याद रखना इसको अच्छे से। अगली डिफाइन देखते हैं इसमें, वंशावली, जिसको पेडिग्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। किसी भी जीव के पूर्वजों का इतिहास अर्थात पूर्वजों का चित्रित आरेख क्या कहलाता है? वंशावली या पेडिग्री कहलाती है। किसी भी जीव के पूर्वजों का इतिहास लेना अर्थात उसके पूर्वजों का चित्रित जो आरेख है उसको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? पेडिग्री कहलाती है। ठीक है, जो किसी भी जीव है उसके पूर्वज, भाई इसके पापा कौन थे, दादा कैसा था, परदादा कैसा था, उस परदादा के पिताजी कैसे थे, उसके पिताजी कैसे थे, उसकी दादी कैसी थी, माँ कैसी थी, तो उनके पूर्वजों का इतिहास देखते हैं। अर्थात उनको एक डायग्रामेटिक या चित्रित आरेख में प्रदर्शित करते हैं कि दादा ऐसा था, पिताजी ऐसे थे, परदादा ऐसा था। तो वो चित्रित रूप से आरेख को क्या कहते हैं? पेडिग्री या वंशावली कहा जाता है उसको। अगली जो डिफाइन आती है इसमें पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट डिफाइन है। पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। इसमें डिफाइन में क्या करेंगे अपन? अच्छे गुणों वाले नर व मादा के मध्य क्रॉस करवाकर, अच्छे गुणों वाले नर व मादा के मध्य क्रॉस करवाकर बेहतर गुणों वाली संतति की प्राप्त करना क्या कहलाता है? बताइए, एनिमल ब्रीडिंग या पशु प्रजनन कहलाता है। तो अच्छे गुण वाले नर लेने हैं और अच्छे गुण वाली मादा लेनी है, उनके मध्य क्रॉस करवा के और अच्छे गुणों वाली बेहतर संतान की प्राप्ति करने के लिए जो क्रॉस करवाया जाता है वो एनिमल ब्रीडिंग कहा जाता है, उसको पशु प्रजनन कहलाता है। जैसा कि अपना फर्स्ट में टॉपिक में भी था कि एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, या फिर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, समजात गुणसूत्र, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होता है विषमजात, एक होता है, ये हो गया विषमजात, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या इसको हेट्रोलोगस भी बोल सकते हैं आप। नॉन होमोलोगस की जगह हेट्रोलोगस और इसको होमोलोगस, हेट्रोलोगस होमोलोगस, या होमोलोगस नॉन होमोलोगस भी बोल सकते हो आप इसको। तो समजात गुणसूत्र, ठीक है। तो इसमें डिफाइन देखिएगा, एक ही युग्म के मध्य दो गुणसूत्र जिनकी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, जीनों का क्रम समान होता है, सेंट्रोमियर की स्थिति भी समान होती है, वो क्या कहलाता है? समजात गुणसूत्र कहलाता है। फिर से एक बार अपन रिपीट कर देते हैं, एक ही युग्म के दो गुणसूत्र होते हैं, एक ही युग्म के दो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा दो गुणसूत्र एक ही युग्म के, जिनकी दो भुजाएं और समान होती है, दो गुणसूत्र भी समान है, भुजाएं भी समान है, और जीनों का क्रम जो होता है, जो जीन को क्रम हो एक साथ क्रम से व्यवस्थित है, उनका क्रम भी क्या है? समान है। तथा सेंट्रोमियर जो आता है उसके अंदर जो सेंट्रोमियर की स्थिति होती है, सेंट्रोमियर भी समान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र कहा जाता है या होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। दूसरी डिफाइन अगर अपन देखें, विषमजात गुणसूत्र की बात करें, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में वे गुणसूत्र जो युग्म के नहीं हो, पहले ये तो एक ही युग्म के थे जबकि ये एक युग्म के नहीं है, तो वो गुणसूत्र, ठीक है, वे गुणसूत्र जो युग्म के नहीं हो तथा जिनकी भुजाएं तो जीनों का क्रम व सेंट्रोमियर की स्थिति भी समान नहीं होती है। जो ऊपर वाली डिफाइन थी अपनी, उसी डिफाइन को अपन क्या करते हैं? रिवर्स करना है, उल्टा करना है। उल्टा वैसे उल्टा नहीं करना, समझ में आ रहे हो? जो उसमें एक ही युग्म था इसमें युग्म नहीं है, तो इसमें वे गुणसूत्र जो एक युग्म के नहीं हो, जिनकी भुजाएं भी समान नहीं हो, जीनों का क्रम व सेंट्रोमियर, ये माफ कीजिएगा, रह है ना, आप करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, सेंट्रोमियर रह है ये। तो जीनों का क्रम व सेंट्रोमियर की स्थिति समान नहीं होती है, मतलब तीनों चीजें समान नहीं है, युग्म भी समान नहीं है गुणसूत्र के, भुजाएं भी समान नहीं है, जीनों का क्रम भी समान नहीं है, और सेंट्रोमियर की स्थिति भी समान नहीं है। वो क्या कहलाता है? हेट्रोलोगस कहलाता है, या नॉन होमोलोगस कहलाता है, या विषमजात गुणसूत्र कहलाता है। अगली डिफाइन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, जिंदगी में बहुत काम आती है, आपके बाद में भी काम आएगी जब भी आप पढ़ोगे, LAC का एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट लोगोगे, तब भी बहुत पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। फ्री मार्टिन क्या होती है?
इसमें देख लीजिएगा फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन में क्या होता है, गाय के गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं। जब गाय जन्म देती है बच्चों को, तो उसमें 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। तो जुड़वा बच्चों में एक कंडीशन क्या होती है, एक नर होता है और एक मादा होती है। तो क्या कंडीशन होगी, एक तो हो गई नर और दूसरा होगी मादा। गाय के गर्भ में जुड़वा बच्चे हो गए, एक नर और एक मादा, ठीक है। उनमें से एक नर व मादा बछड़ी या बछड़ा हो गया, ठीक है। तो नर तो सामान्य पैदा होगा, लेकिन जो ये तो नर तो क्या हो गया, सामान्य पैदा होगा, जबकि मादा बछड़ी जो होती है, लेकिन मादा बांझ पैदा होती है, इस फर्टाइल पैदा होती है, मान लीजिएगा बांझ पैदा होती है। इस बांझ मादा बछड़ी को ही क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। और इसको डीपली अगर अपन थोड़ा देखें, एक्सप्लेन करें कि सर इसका रीजन क्या है, 30 मिनट। तो इसकी अगर बात करें, डीपली एक्सप्लेन करें इसके बारे में, डीप की सर इसका रीजन क्या है, तो इसके रीजन क्या होता है, जब इनकी ग्रोथ अवस्था रहती है, जब मादा नर और मादा दोनों भ्रूण अवस्था में या गर्भाशय में रहते हैं, उस समय इनमें जो जनन हार्मोन है उनका आदान प्रदान उल्टा हो जाता है। ये मान लीजिएगा नर के पास तो नर का, लेकिन मादा के जनन हार्मोन ना जाके नर के जनन हार्मोन चले जाते हैं। तो मादा के जो जनन अंग है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं और नर जनन अंग के हार्मोन चले जाते हैं। इस वजह से क्या होती है, उनके जनन अंगों का पूर्णतः विकास नहीं होता। आगे इसमें डिस्क्राइब कभी पढ़ना पड़ेगा, तो आगे अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, ज्यादा इसको डीपली नहीं जाना, सिर्फ इतना ही याद करना है आपको। फ्री मार्टिन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका कारण ये दे रखा भी है, यहाँ पे देखो पता भी रखा है, दोनों भ्रूण नर व मादा के मध्य वेस्कुलर कनेक्शन होता है, वेसल्स का वेस्कुलर कनेक्शन होता है, जिसमें आदान प्रदान होना होता है, जिसकी वजह से नर भ्रूण व के जनन हार्मोन मादा भ्रूण में जाकर, नर भ्रूण के जनन हार्मोन मादा भ्रूण में जाकर मुलेरियन नलिका के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। अब देखिएगा, मुलेरियन नलिका किसमें होती है, मादा में होती है। तो मुलेरियन नलिका जो होती है उसको विकास को अवरुद्ध कर देते हैं तथा मादा के जनन अंग अल्प विकसित रह जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने बताया कि नर जनन हार्मोन है मादा भ्रूण में जाकर मुलेरियन नलिका जो होती है, मुलेरियन डक्ट जो होती है, उसके विकास को रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। ये तो मादा में हो गई, लेकिन सर नर में कौन सी होती है? अगर मादा के अंदर क्या होती है, मुलेरियन नलिका होती है, तो नर के अंदर भाई साहब अगर आपकी बात करें तो नर में वुल्फियन डक्ट होती है। कौन सी होती है? वुल्फियन डक्ट होती है जो नर में होती है। तो वुल्फियन डक्ट जो होती है वो नर जनन अंगों का विकास करती है, जबकि मुलेरियन नलिका जो होती है, मुलेरियन डक्ट जो होती है वो मादा जनन अंगों का विकास करती है। लेकिन नर इसमें जनन हार्मोन है, मादा भ्रूण में जाकर मुलेरियन नलिका जो होती है उसके विकास को या उसके डेवलपमेंट को रोक देता है, जिसकी वजह से मादा के जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते और जो बछड़ी पैदा होती है और पूर्ण रूप से बंदे या बांझ पैदा होती है। चलो आगे चलते हैं, तब तक मैं एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं। अगला इसमें परिभाषा आती है, बस ये लास्ट 3-4 परिभाषा हो रहे हैं, फिर बाद में ज्यादा नहीं है, बाद में शॉर्ट नोट वगैरह पढ़ेंगे। ट्रांजिशन, प्यूरिन क्षारक का मतलब क्षारक से या पिरिमिडीन क्षारक का पिरिमिडीन क्षारक से बदलना क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। प्यूरिन क्षारक का प्यूरिन क्षारक से तथा पिरिमिडीन क्षारक का पिरिमिडीन क्षारक से बदलना क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। अगली डिफाइन की बात करें, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन की अगर बात करें अपन, प्यूरिन क्षारक का पिरिमिडीन क्षारक से, जबकि पिरिमिडीन क्षारक का प्यूरिन क्षारक से बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन कहलाता है। कहने का तात्पर्य, प्यूरिन क्षारक का पिरिमिडीन क्षारक से, जबकि पिरिमिडीन क्षारक है उसकी जगह पे प्यूरिन क्षारक से बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन कहलाता है। ये डिफाइन आई इसमें। उसके बाद में बात करते हैं जीनोटाइप की, बात करते हैं अपन की भाई जीनोटाइप क्या होता है। अंतः प्रारूपी भी कहा जाता है इसको, जीनोटाइप जिसको अंतः प्रारूपी भी कहा जाता है। फिनोटाइप जो होता है उसको बाह्य प्रारूपी कहा जाता है। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। जीनोटाइप, पहला है जीनोटाइप अंतः प्रारूपी। किसी भी जीव की जीनीय संरचना या आंतरिक लक्षण जो होते हैं वो क्या होती है? किसी भी जीव की जीनीय संरचना या आंतरिक लक्षण उसका जीनोटाइप कहलाता है।
जबकि फिनोटाइप की बात करें, बाह्य प्ररूपी की बात करें, तो किसी भी जीव की बाह्य संरचना या बाहरी लक्षण जो बाहर से अपने को दिखाई दे रहा है, जो लक्षण बाहरी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो तो फिनोटाइप होते हैं। जबकि आंतरिक लक्षण है जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, आंतरिक संरचना है या जीनीय संरचना है, वो क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाते हैं। अगली है बिंदु पथ, अगली परिभाषा है बिंदु पथ, जिसको लोकस भी कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों का वह स्थान जहां जीन उपस्थित होती है। लोकस का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों का वो स्थान जहां पे क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई? जहां जीन उपस्थित होती है। तो गुणसूत्रों का वो स्थान जहां पे जीन पाई जाती है उसको लोकस या बिंदुपथ कहा जाता है। आगे इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कि चयन के 4 प्रकार हैं। जो सिलेक्शन जो होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि चयन के प्रकार लिखो, चयन के कितने प्रकार है, नाम लिखिए या उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको। तो चयन के 4 प्रकार है जो अगले उसमें पढ़ेंगे आप स्लाइड में। ये एक चयन के 4 नाम है। ठीक है, व्यक्तिगत चयन हो गया, ठीक है, पारिवारिक चयन, वंशावली चयन, ये सारे हो गए। आगे एक और चयन आएगा, तो ये टोटल 4 चयन है। व्यक्तिगत चयन जो होता है, इंडिविजुअल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सिलेक्शन जिसको बोलेंगे। इससे पशु का चयन स्वयं की क्षमता के आधार पर किया जाता है। इंडिविजुअल, इसमें किसी का भी रोल नहीं होता, इसमें जानवर के खुद की क्षमता या खुद के उसके आधार पर किया जाता है, शरीर के आधार पर, या मान लीजिए स्वयं की क्षमता के आधार पर किया जाता है, वो इंडिविजुअल सिलेक्शन कहलाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। पहला है टेंडम चयन, टेंडम सिलेक्शन अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे, डिफाइन। स्वतंत्र छटनी विधि, ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं यहाँ। स्वतंत्र छटनी विधि, ठीक है, स्वतंत्र छटनी विधि और कुल स्कोर कार्ड विधि, ये 3 इसके प्रकार हो गए किसके? व्यक्तिगत चयन के। उसके बाद में यह चयन की सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, यह चयन का सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है कुल स्कोर कार्ड या इंडिविजुअल सिलेक्शन जो होता है, वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाले मेथड है इंडिविजुअल सिलेक्शन को। उसके बाद में आता है पारिवारिक चयन, जिसको पारिवारिक चयन भी कहा जाता है जिसको, ठीक है। इसमें पशु का चयन उसके परिवार, ठीक है, इसमें पशु का चयन उसके परिवार, माता पिता, चाचा चाची की क्षमता या ताऊ ताई की क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसमें पशु का चयन उसके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, जो परिवार के जो है उनके आधार पर उसका चयन किया जाता है, वो पारिवारिक चयन कहलाते हैं। और अगला है वंशावली चयन। वंशावली चयन की अगर बात करें अपन, इसमें वंशावली जिसको पेडेग्री सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, वंशावली चयन में अगर बात करें तो इसमें पशु का चयन उसके पूर्वजों, जैसे दादा दादी हो गई, परदादा परदादी हो गई, इनके आधार पे पशुओं की उत्पादक व क्षमता के आधार पे किया जाता है। इसमें जो चयन का क्राइटेरिया है वंशावली चयन में 2-3 चीज है, एक तो उसके पूर्वजों के आधार पे, एक उसका क्या उत्पादन क्षमता के आधार पे किया जाता है कि उसकी उत्पादन क्षमता, दादा दादी पूर्वजों की उत्पादन क्षमता कितनी है, ठीक है। इसमें पशु का चयन उसके पूर्वजों की, उसके दादा दादी या परदादा परदादी जो है उसके उत्पादन क्षमता कितनी थी, उसके आधार पे चयन करना पेडिग्री चयन या वंशावली चयन कहा जाता है। उसके बाद में है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण यह मुख्यतः नर पशु के चयन के लिए, यह मुख्यतः नर पशु के चयन के लिए काम में लिया जाता है संतति परीक्षण। इसमें संतति बेटी के प्रदर्शन क्षमता के आधार पर पिता का चयन किया जाता है। जो बेटी है उसके क्षमता के आधार पर कि बेटी जो है उसकी क्षमता कैसी थी, उसके आधार पर उसके पिता का चयन किया जाता है। ये मान लीजिएगा कोई अपने को क्रॉस करवाना है किसी गाय का, और एक जो बैल था उससे प्राप्त जो बछिया है या उससे जो प्राप्त जो बेटी है उसका उत्पादन क्षमता कितनी है। अगर मान लीजिएगा उस बैल से प्राप्त जो गाय दूसरी है, जो बछड़ी है, उसको उसके उत्पादन क्षमता 20 लीटर से ज्यादा है, तो अगली बार क्रॉस करवाने से पहले अपन देखेंगे कि इसकी बेटी की के अंदर किस प्रकार का उत्पादन क्षमता है। उसके आधार पर उसका नर का चयन करना, पिता का चयन करना। तो उसका 20 किलो उत्पादन पर डे अगर हो रहा है, लीटर पर डे हो रहा है, तो उसी का चयन किया जाएगा कि इसमें लक्षण बहुत अच्छे हैं, और अगले चयन के, अगले प्रजनन के लिए भी उसी नर सांड का उपयोग किया जाएगा। अगला देखिएगा लिंग प्रभावित वंशागत। लिंग प्रभावित वंशागत, इन
की जीन कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है, इनकी जीन जो होती है वो कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है, तथा इनकी वंशागति नर व मादा दोनों से होती है। इनकी वंशागति नर से भी हो सकती है, मादा से भी होती है, तो दोनों से हो सकती है। तो इनकी जो जीन है कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है। लिंग प्रभावित जो वंशागत है किस पे होती है भाई? कायिक गुणसूत्रों पर, ठीक है। और इनकी वंशागति नर व मादा दोनों से होती है। एग्जाम्पल में मानव में गंजापन, ठीक है, आपने देखा है नर में जनरली गंजापन होता है, मादा में गंजापन नहीं होता है, ठीक है। ये नर भी हो सकता है, मादा भी। आयरे सायरे गाय में त्वचा का रंग, या डोरसेट भेड़ में हॉर्न या पोल कंडीशन, ये इसके एग्जाम्पल है। किसके? लिंग प्रभावित जो वंशागत है उसके एग्जाम्पल है। अब ये पर्सनल नीति क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर, जो आपकी टिप्पणी में पूछा जाता है। अगर आपकी टिप्पणी आती है इसमें, तो जब टिप्पणी में पूछा जाए कि राजस्थान में गोवंश व भैंस हेतु प्रजनन नीति के बारे में बताना है आपको, कि राजस्थान में गोवंश व भैंस की प्रजनन नीति हेतु क्या क्या चीजें अपनाई जाती है। तो गोवंश हेतु अगर बात करें तो चयनित प्रजनन किया जाता है, ग्रेडिंग अप किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। भैंस के लिए चयनित प्रजनन और ग्रेडिंग अप किया जाता है। ये दो तो भैंस के लिए, और ये तीन है वो गाय के लिए देखी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखा, राजस्थान में गोवंश में भैंस हेतु प्रजनन नीति के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा इस नाम से आएगा, प्रजनन नीति, ठीक है। ब्रीडिंग पॉलिसी, ठीक है, प्रजनन नीति के नाम से क्वेश्चन आए। गोवंश में चयनित प्रजनन, ग्रेडिंग अप और क्रॉस ब्रीडिंग, जबकि भैंस के अंदर चयनित प्रजनन और ग्रेडिंग अप का यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप की डिफाइन आपको पढ़ना है इसमें, कि ग्रेडिंग अप से क्या मतलब है। ये बार बार ग्रेडिंग अप पूछी जाती है, शॉर्ट नोट में भी कई बार पूछ लेते हैं और डिफाइन में पूछ लेते हैं। तो दोनों तरीके से अपने को याद करना है। ये शॉर्ट नोट ये भी बनता है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा डीपली नहीं जाना, ज्यादा इनके बारे में भी नहीं नोट करना, इतना लिखना है। अगर आपको आता है अच्छे से तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ग्रेडिंग अप अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो ये कुल मिला के आपके 3-4 लाइनें हो जाती है, तो इतना भी सफिशिएंट हो जाएगा। जब अगर आप इतना लिख देते हो तो नंबर पूरे दे देता है वो। क्योंकि देखिए एग्जाम जो होता है ना, वो आपको किताबों से नहीं पढ़ना होता है। एग्जाम की तैयारी आपको एग्जामिनर के माइंड सेट से, या एग्जामिनर के जो सोच है, उसकी थिंकिंग है, उसके आधार पे आपको तैयारी करनी होती है। अगर आप किताबों की रटंत विद्या पढ़ोगे, किताबों को रटोगे, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा और भूल जाओगे आप एग्जाम में क्या पैटर्न है, एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका किस हिसाब से जवाब देना है। अगर उस मेथड पे आप चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस रेट जो होती है, रेशियो होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। तो आपको एग्जामिनर के सोच के आधार पर तैयारी करनी होती है, ना कि किताबी आधार पे। किताबी कीड़ा नहीं बनना आपको, ठीक है। आगे चलेगा ग्रेडिंग अप, इसकी परिभाषा देखिएगा आप। ग्रेडिंग अप की परिभाषा अगर अपन देखें तो अशुद्ध नस्ल की मादा व शुद्ध नस्ल के नर के साथ क्रॉस, अशुद्ध नस्ल की जो मादा है तथा शुद्ध नस्ल के नर के साथ, अशुद्ध नस्ल की मादा व शुद्ध नस्ल के नर के साथ क्रॉस तथा उससे प्राप्त मादा, ये थोड़ा सा ट्रैक्शन है, उससे प्राप्त मादा संततियों का उसी नर के साथ 7 से 8 पीढ़ियों तक शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाए। देखिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक बात सोचना है, अशुद्ध नस्ल की मादा लेनी है। ये क्या है? मादा, और ये क्या है? नर। अशुद्ध मादा और शुद्ध नर, इस नर का अशुद्ध मादा से क्रॉस करवाना है, ये प्राप्त होगी दूसरी पीढ़ी, अशुद्ध मादा। फिर इसी नर का इस मादा से करवाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी आ गई, जो मादा प्राप्त हो रही है उसका इसी नर के साथ, कुल मिला के जो प्राप्त संतति हो रही है उस मादा से नर हमेशा वही रहेगा, जो फर्स्ट में जो प्रजनन करवाया था वही नर रहेगा, लेकिन मादा हर समय बदल जाएगी। और उसी जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला जाएगा और संतति जो है अशुद्ध मादा से शुद्ध मादा में बदल जाएगी। ये मान लीजिएगा 96-97% तक शुद्ध मादा प्राप्त हो जाएगी। कितनी पीढ़ी में? 7 से 8 पीढ़ियों तक लगातार उसका क्रॉस करवाएंगे अशुद्ध मादा का शुद्ध नर के साथ में, तो धीरे धीरे करके ग्रेडिंग अप होती जाती है। हर पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें सुधार होता चला जाता है, शुद्ध नस्ल की प्राप्ति होती चली जाती है। तो यही क्या कहलाता है? ग्रेडिंग अप कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, पर्पज होता है,
वो शुद्ध नस्ल तैयार करना होता है। तो याद रखना, ग्रेडिंग आपका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो उससे शुद्ध नस्ल प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं, इसमें अंतर है, ज्यादा डीपली नहीं जाना, ये आप अच्छे से कर लोगे। आई थिंक ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, मैं शॉर्ट में फटाफट इसको देख के करवा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय आपकी लंबी क्लास हो जाएगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको। अभी कितनी स्लाइड हो गई, तो लगभग 10-12 स्लाइड और बच रही है। समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर पढ़ना है। तो पहला अंतर, इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। क्या होती है भाई? मात्र कोशिका के समान होती है, जबकि इसमें आधी होती है। मैं सिर्फ अंडरलाइन करूंगा, वही चीज पढ़नी है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है अर्धसूत्री विभाजन में। सम यानी समान हो रही है, अर्ध मतलब आधा, आधे हो रही है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है? आधी हो रखी है, ऐसे मान लीजिएगा आप। ये कायिक कोशिकाओं में होता है। हेलो हेलो, अगर बात बात करें अपन, ठीक है, यह कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि यह जनन कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा, और समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिका में होता है, जबकि यह जनन कोशिका में होता है। इसमें दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि इसके अंदर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें 2 पुत्री कोशिका होती है, इसमें 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह सरल विभाजन होता है, जबकि ये जटिल विभाजन होता है, याद रखिएगा। और ये घाव भरने शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जबकि ये वंश वृद्धि के लिए। अगर वंश की वृद्धि करनी है तो अर्धसूत्री विभाजन करवाना है, और अगर घाव जल्दी भरवाना है या शरीर की वृद्धि ज्यादा करनी है तो समसूत्री विभाजन होगा, और अगर वंश की वृद्धि करनी है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। याद रखना ये चीज हमेशा। अगली स्लाइड चलते हैं। अंतः प्रजनन के प्रकार, दो इसके प्रकार इस तरह से हो गए, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सिंगल भी पूछ लिया जाता है, कई बार शॉर्ट नोट में दोनों को पूछ लिया जाता है। तो अंतः प्रजनन के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, इनके बारे में, दोनों के बारे में डीपली पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा अपन, कि क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है और लाइन ब्रीडिंग क्या होता है। तो बात करते हैं क्लोज ब्रीडिंग की। अपन यहाँ पे बिल्कुल निकट संबंधित जानवरों के मध्य प्रजनन, अर्थात ऐसे जानवरों के मध्य प्रजनन जिनके बीच पीढ़ी का अंतराल नहीं हो, मतलब ज्यादा अंतराल नहीं होता, मतलब एक ही पीढ़ी का अंतराल होता है। जैसे मान लीजिएगा, एग्जाम्पल है, माता का क्रॉस पुत्र के साथ करवाते हैं या पिता का क्रॉस पुत्री से करवाते हैं, तो सिर्फ एक ही पीढ़ी का इसमें अंतर आ रहा है, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या आ रहा है, पहले ही अपन पढ़ रहे हैं, निकट संबंधित जानवरों के मध्य प्रजनन, अर्थात ऐसे जानवरों के मध्य प्रजनन जिनमें पीढ़ी का अंतराल ज्यादा नहीं हो, पीढ़ी का अंतराल सिर्फ एक हो। जैसे माता का पुत्र के साथ, पुत्री का पिता के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। जबकि लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो ऐसे जानवरों के मध्य प्रजनन जिनके मध्य कम से कम एक पीढ़ी का अंतराल हो, अर्थात 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य प्रजनन। अगर एक पीढ़ी का अंतराल, जैसे एक पीढ़ी का अंतराल होना चाहिए बीच में, उसके बाद या फिर 4 से 6 पीढ़ियों का अंतराल होना चाहिए। जैसे दादा पोती, दादा का प्रजनन पोती से करवाएं या पोते का प्रजनन दादी से करवाएं, ये देख लिया। दादा पोती या दादी पोते का प्रजनन आपस में करवाते हैं तो वो क्या कराता है? लाइन प्रजनन कहलाता है। और क्लोज ब्रीडिंग वो होता है, लाइन ब्रीडिंग होता है। और क्लोज ब्रीडिंग निकट संबंधित मादा जो संबंधित जानवर है उनके मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। अब प्रभाव देखिए, प्रभाव का क्या मतलब है? प्रभाव क्या होता है? समयुग्मता, आनुवंशिक समानता बढ़ती है इसके अंदर, उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं कि क्या प्रभाव होता है। समयुग्मता बढ़ती है, वह आनुवंशिक समानता बढ़ती है, अप्रभावी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अप्रभावी जो लक्षण है प्रभावी नहीं होते, अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। वह जानवर की फिटनेस व प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे अंतः प्रजनन अवसाधन या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको कहते हैं प्राप्त होती है।
ठीक है, जिससे अंतः प्रजनन अवसादन या इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है, ये अगर उसका प्रभाव पड़ता है। अगला जो आता है प्रभाविकता का नियम, ठीक है, प्रभाविकता का नियम, ये मेंडल में भी प्रभाविकता का नियम पढ़ा होगा, वो अलग, ये एक तरह से ये अलग चीज है, ठीक है। विषम युग्म जी, ठीक है, अवस्था में एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देती है, ठीक है। विषम युग्म जो अवस्था में या हिट्रोलोगस जो आती है उस अवस्था में एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देती है, एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देती है, वो क्या दबा देती है, उस प्रभावी एलील को जिसका प्रभाव दब जाता है उसे अप्रभावी एलील कहा जाता है, ठीक है, उसे अप्रभावी एलील, तथा जिसका प्रभाव दब जाता है उसे अप्रभावी एलील कहा जाता है, ठीक है। तो जो एलील प्रभाव दबाती है, जो एलील जिसके प्रभाव को दबाती है, तो ये तो प्रभावी एलील हो गई, और जो दब गई किसके नीचे, ऊपर वाली जो प्रभावी एलील के नीचे दब गई है या उसके प्रभाव के नीचे दब गई है, उसको अप्रभावी एलील कहा जाता है। अगली जो स्लाइड है उसमें देख सकते हो आप, ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बोना, ये टी है कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये शुद्ध बोना है और ये शुद्ध लंबा है, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो टी और टी अशुद्ध लंबा प्राप्त होता है। जो टी है वो तो क्या है भाई, प्रभावी है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी, ये क्या है, अप्रभावी है, ठीक है। तो कैपिटल टी प्रभावी है जबकि स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। तो ये अशुद्ध लंबा हो गया, को दोनों का क्रॉस करवाने पे ये प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं अप्रभाविकता। अब आगे चलते हैं मेंडल के नियम, 3 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। मेंडल के नियम, पहला है प्रभाविकता का नियम जो अपन ने पहले पढ़ लिया, पृथक्करण का नियम युग, ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र अफ्यून का नियम, ये 3 नियम है, तीनों को बारी बारी से पढ़ना है, एक पढ़ चुके हैं। ऐसा एलील जो अपने प्रभाव के नीचे दूसरे का दबा देते हैं प्रभाव को, तो वो तो क्या होगी, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील, प्रभाविकता का नियम हो गया। और पृथक्करण के नियम की अगर बात करें तो युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक हो जाती है। जब जाइगोट बनता है, जब युग्मक का निर्माण होता है, उस समय दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, एक युग्मक में एक ही एलील पाई जाती है। तो याद रखना आप, एक युग्मक में केवल एक ही एलील पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, पृथक्करण का नियम कहलाती है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा है इसमें स्वतंत्र अफ्यून का नियम। स्वतंत्र अफ्यून के नियम की बात करें तो अपन जब 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, जब 2 लक्षणों को, एक या 2, जब 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अफ्यून का नियम कहते हैं। जब 2 लक्षणों को लेकर क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति भी दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं करती है। अपवाद के तौर पे सहलगनता होता है इसमें, इसका उल्टा होता है सहलगनता के अंदर, और वंशागति जो आती है एक लक्षण पर निर्भर नहीं करती है, वो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है। और आगे डिफाइन आती है इसमें लिंकेज। लिंकेज बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है, याद रखना। एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीनों या सभी लक्षणों के साथ साथ वंशागति होना, ठीक है। तो क्या क्या कहा अभी आपने, एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाली सभी जीनों का सभी लक्षणों की साथ साथ वंशागति होना क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, पूर्ण सहलगनता व अपूर्ण सहलगनता 2 प्रकार की होती है। लिंकेज बोलते हैं इसको, सहलगनता को। तो लिंकेज, पूर्ण सहलगनता, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज या इनकम्प्लीट या जो लिंकेज होती है वो 2 ये प्रकार की होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ये 2 प्रकार का होता है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछना है तो नर विषम युग्मता और मादा विषम युग्मता के बारे में आपको लिखना है। यहाँ तक 3-4 लाइनें लिखनी है, आपको शॉर्ट नोट के रूप में तैयार हो जाएगा। और अगर इस तरह से लिखना है तो ये शॉर्ट नोट में रेडी हो जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है नर विषम युग्मता, ठीक है। नर विषम युग्मता की अगर बात करें तो नर के लिंग गुणसूत्र विषम जात होते हैं, नर के लिंग विषम जात होते हैं, याद रखना। जैसे आपने पढ़ा था एक्स और वाई, तो ये समजात नहीं है, एक एक्स है और एक वाई है, तो क्या है,
विषम जात हो गए दोनों, विषम जात, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नर विषम युग्मता व नर के जो विषम युग्मता है, नर के लिंग गुणसूत्र विषम जात होते हैं एवं लिंग का निर्धारण नर करता है, ठीक है। नर का लिंग गुणसूत्र विषम जात होते हैं, जैसे अभी बताया था एक्स वाई, और लिंग के जो नर है उसके लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है हमेशा। इस प्रकार का लिंग निर्धारण मानव, जानवर, ड्रोसोफिला नहीं है ये, ड्रोसोफिला, ठीक है। ये ड्रोसोफिला एक्स वाई टाइप तथा कीड़े मकोड़े, इसमें एक्स ओ टाइप का होता है, कीड़े मकोड़ों में एक्स ओ टाइप का होता है, पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का लिंग का निर्धारण करते हैं नर के अंदर। तो किस किस में? मानव में, जानवर में और ड्रोसोफिला में, और कीड़े मकोड़े हैं उनमें इस प्रकार के विषम जात गुणसूत्र होते हैं जो अलग अलग होते हैं, वो पाए जाते हैं। जबकि मादा विषम युग्मता की बात करें तो मादा विषम युग्मता कुछ स्पेशल केसेस में ही सामने आती है। वैसे अपन ह्यूमन नर के अंदर अगर देखते हैं तो मादा के अंदर एक्स एक्स ही नजर आता है आपको, ठीक है। तो ये सम युग्मता होगी, विषम युग्मता नहीं है। लेकिन विषम युग्मता किन कंडीशन में प्राप्त होती है उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें मादा में लिंग गुणसूत्र विषम जात होते हैं, कब होते हैं, एवं लिंग का निर्धारण मादा द्वारा किया जाता है। विषम जात होते हैं किस में होते हैं, और उसमें लिंग का निर्धारण मादा के द्वारा किया जाता है। तो इसमें पक्षियों में होता है, देख लीजिएगा जेड डब्ल्यू, जेड अलग है और डब्ल्यू अलग है, तो विषम जात हो गए। और यही क्या करते हैं, विषम जात पक्षियों के अंदर क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण किया जाता है, इसी में होता है। अब बात करते हैं अंड जनन की, ठीक है। क्या करते हैं? अंड जनन की। अंड जनन की अगर बात करें, मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहा जाता है। मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंड जनन कहा जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया यौनावस्था आने से लेकर और एक निश्चित आयु तक होती है। इसमें अंड कोशिका से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। जनरली जो पॉलीटोकस एनिमल होते हैं जिनमें एक ही बच्चा पैदा होता है, उनमें जनरली क्या होता है, एक अंडाणु, अंड कोशिका से सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। जबकि कुछ मोनोटोकस की बात कर रहा था, कुछ पॉलीटोकस एनिमल होते हैं जो जिनमें बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे बिच हो गई और ये मान लीजिए गोट हो गई, इनमें 3 4 या 2 का से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें एक अंड कोशिका से एक से ज्यादा अंडाणु का निर्माण होता है, वो पॉलीटोकस, और एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, वो मोनोटोकस होता है, ठीक है। तो ये अंड जनन में पॉसिबल होता है। इसमें अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। इसमें याद रखना, ये प्रक्रिया यौनावस्था आने से लेकर एक निश्चित आयु तक चलती है, ठीक है। जबकि अगर अपन बात करें इसके अंदर आगे जो डेफिनेशन, इसमें आगे जो पढ़ोगे टॉपिक उसमें देखना आप, शुक्र जनन। शुक्र जनन में क्या होता है देखिएगा, वर्षण के सेमिनिफेरस नलिका से, वर्षण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसको कहते हैं, वर्षण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, उसको शुक्र जनन कहते हैं। और ये लाइन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रक्रिया यौनावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। इसमें शुक्र कोशिका से 64 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें एक शुक्र कोशिका से 64 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये बात करें इस प्रक्रिया में यौनावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है शुक्र जनन। तो 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट याद रखना, अंड जनन में क्या था, ये अवस्था कहाँ से, दोनों में शुरू कहाँ से हो रही है, प्यूबर्टी एज से हो रही है। प्यूबर्टी क्या होती है, यौनावस्था होती है। तो ये शुरू दोनों अंड जनन हो या शुक्र जनन हो, दोनों शुरू कहाँ से हो रही है, प्यूबर्टी एज से या यौनावस्था से हो रही है। जबकि मादा के अंदर एक निश्चित एज तक, ये मान लीजिएगा 60-65 साल जो भी होती है अपन ह्यूमन के अंदर जो भी साल होती है, वहां तक अपन क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, उसके बाद नहीं होता। जबकि नर के अंदर
यौनावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक बूढ़ा मरता है तब तक भी उसके शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। ये जीवन पर्यंत चलती है। ये तो दोनों में डिफरेंस पॉइंट याद रखना आप। अंतर देख लीजिएगा, आरएनए व डीएनए के अंदर अंतर की बात करें, ठीक है, तो अंतर की बात करें तो डीएनए और आरएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। ये द्विकुंडलित होती है जबकि ये एकल कुंडलित होती है, ठीक है। अब इसकी बात करें, चारगाफ नियम का पालन करती है जबकि ये चारगाफ नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ये एसीटीजी क्षार पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए, ए फॉर एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 क्षार होते हैं। एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन और थाइमिन क्षार पाए जाते हैं, जबकि इसमें एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पे क्या यूरेसिल पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, यूरेसिल क्षार पाया जाता है थाइमिन के स्थान पे, ये क्षार होते हैं। जबकि ये 6 प्रकार का होता है और ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए होते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। इनकी फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए होते हैं। जबकि इसमें 6 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई और जेड डीएनए, ये इसके प्रकार होते हैं। ये इसमें दोनों में अंतर हुआ है। कई बार अंतर पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कि डीएनए व आरएनए में अंतर बताना है, तो आपको इस तरह से अंतर बताना है इनके बीच में। अगला चलते हैं, बस 2-3 स्लाइड और रही, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अब अपन। युग्मक जनन की बात करें, यौनावस्था आने के बाद में युग्मक जनन, यौनावस्था आने के बाद में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तथा मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया अर्थात युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ये याद रखना, यौनावस्था आने के बाद में नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तथा मादा के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अर्थात अगर आप अपन बात करें इन दोनों के अंदर युग्मक बनने की प्रक्रिया जो होती है, जायगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहते हैं उसको, ठीक है। अगली है इसमें क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग देख लेना है आप, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। एक ही जाति की 2 अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाना, एक ही जाति की 2 अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, एक ही जाति की 2 अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाना क्या कहलाता है भाई, याद रखना, एक ही जाति की 2 अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाना क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। इस विधि के प्रयोग से दूध उत्पादन व मांस उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी नस्ल का क्रॉस अच्छी नस्ल से करवाया जाएगा तो और बेहतर अच्छी नस्ल प्राप्त होती है, और ये मान लीजिएगा आने वाली पीढ़ियां हैं वो और अच्छे उत्पादक क्षमता बढ़ाती है। तो ये क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है। जैसे गाय भैंस की देसी नस्लों में नस्ल सुधार हेतु काम में ली जाती है। अब देखिएगा इसमें क्या प्राप्त होता है, ये एचएफ जो काऊ होती है उसका क्रॉस किससे करवा रहे हैं, थार पारकर से। थार पारकर से क्रॉस करवा रहे हैं। अगर एचएफ काऊ का क्रॉस थार पारकर से करवा रहे हैं तो प्राप्त क्या हो रही है, कर्ण फ्राइस प्राप्त हो रही है अपने को। अगर जर्सी है उसका क्रॉस अपन किससे करवा रहे हैं, थार पारकर से करवा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होती है, जर थार प्राप्त होती है, ठीक है। था है भाई, धा नहीं है। जरसिंध, जरसिंध किससे प्राप्त होती है, जर्सी के क्रॉस रेड सिंधी से करवाते हैं तो जरसिंध प्राप्त होती है। जबकि हिसारडेल किससे प्राप्त होती है, मेरिनो का क्रॉस मगरा से करवाते हैं, भेड़ों की नस्ल की बात कर रहे हैं, मगरा का क्रॉस मेरिनो से करवाते हैं तो हिसारडेल प्राप्त होती है। इसके अलावा मुर्रा नस्ल के साथ भी क्रॉस करवाया जाता है, मुर्रा नस्ल में भी क्रॉस करवाया जाता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां प्राप्त होती है, नस्ल सुधार में क्रॉस ब्रीडिंग में काम में ली जाती है। अब आगे टॉपिक आता है उत्परिवर्तन, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। किसी भी जीव की आनुवंशिकी में अचानक हुए परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। किसी भी जीव की आनुवंशिकी में अचानक हुए परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। और उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किसने बताया था, हुगो डी व्रीज जो वैज्ञानिक है उसने बताया था। किसमें बताया था भाई, पादप में बताया था। कौन से पादप में, ओनियोथीरा लेमाकियान में बताया था। ओनियोथीमा लेमाक्रेक जो लेमाकियान है उसमें बताया था।
और किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। जो रात रानी पादप है उसके अंदर इसमें बताया गया था। उत्परिवर्तन फिर दो प्रकार का होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीनीय उत्परिवर्तन होता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करें, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में हुए परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की अगर अपन बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या में व उसकी संरचना है उनमें परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, एक दो स्लाइड और है। यह दो प्रकार का होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, हेट्रोप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, सॉरी हेट्रोप्लॉइडी होता है, हेट्रोप्लॉइडी होता है ये दो प्रकार का, दूसरा यूप्लॉइडी आएगा। तो इसमें बात करते हैं हेट्रोप्लॉइडी जो आता है इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या या सेट में बदलाव होना। अगर बात करें गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव हो रहा है या दो गुणसूत्रों के सेट है उनमें बदलाव हो रहा है तो वो हेट्रोप्लॉइडी कहलाता है। ये फिर पुनः दो प्रकार का होता है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। ये फिर क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। गुणसूत्र की अगर संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी, और अगर गुणसूत्रों की सेट में अगर बदलाव हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? यूप्लॉइडी कहलाता है। मतलब 2n-1 मोनोसोमी कहलाता है, जबकि 2n-1 बराबर डबल मोनोसोमी कहलाता है। अगर इसमें बात करें यूप्लॉइडी के अंदर तो एग्जाम्पल 2n-n क्या कहलाता है? मोनोप्लॉइडी कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, गुणसूत्रीय विपतन, इसमें दूसरा है गुणसूत्रीय विपतन आ गया, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होना। ये पुनः चार प्रकार का होता है। गुणसूत्रों की अगर संख्या में बदलाव हो रहा है तो ये गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव ये चार प्रकार से होता है। पहला है विलोपन, प्रतिपन, द्विगुणन और विस्थापन, ठीक है, ये होगा विस्थापन। तो चार प्रकार कौन कौन से हो गए? विलोपन हो गया, प्रतिपन हो गया, और ये अगला द्विगुणन हो गया, और चौथा कौन सा है बताइए? विस्थापन हो गया। तो ये चार प्रकार हो गए गुणसूत्रीय विपतन के। आगे है जीनी उत्परिवर्तन। जीनी उत्परिवर्तन में जीनी संरचना में परिवर्तन होना। इसमें क्या था? संरचना में बदलाव हो रहा था जबकि इसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा था। तो गुणसूत्रों की संरचना में बदलाव होना गुणसूत्रीय विपतन कहलाता है, जबकि जीनीय संरचना में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? जीनीय उत्परिवर्तन कहलाता है। ये फिर पुनः दो प्रकार का होता है, सब्स्टिट्यूशन बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन। अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? एमआरएनए पर एक नाइट्रोजन, एमआरएनए पर एक नाइट्रोजनी क्षार का दूसरे नाइट्रोजनी क्षार में बदल जाना, ठीक है। एमआरएनए पर एक नाइट्रोजनी क्षार का दूसरे नाइट्रोजनी क्षार में बदल जाना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशनल बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। अगला इसमें पॉइंट आता है, ये दो प्रकार का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ठीक है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ये दो प्रकार का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। एक प्यूरिन क्षार का प्यूरिन क्षार से या पिरिमिडिन क्षार का पिरिमिडिन क्षार से बदलना ट्रांजिशन कहलाता है। पहले अपन पढ़ भी चुके हैं ये चीजें, जबकि ट्रांसवर्जन भी पहले पढ़ चुके हैं कि प्यूरिन क्षार का पिरिमिडिन क्षार से, जबकि पिरिमिडिन क्षार का प्यूरिन क्षार से बदल जाना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन कहलाता है। ये रिपीट हो गया है। और इसमें दूसरा है, इसमें एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार क्या हो गया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बात करें तो एमआरएनए में एक नाइट्रोजन क्षार के जुड़ जाने या हट जाने से एमआरएनए में एक नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ जाने से या हट जाने से एमआरएनए की पूरी फ्रेम परिवर्तित हो जाती है तथा एक नई प्रोटीन का निर्माण होता है। वो क्या कहलाती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाती है।